हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हो। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। इसमें सारे सब यूनिट से, पॉलिटिकल साइंस के जितने भी सब यूनिट्स हैं सारे से क्वेश्चन है और इसमें 100 क्वेश्चन थे तो मैंने 50 क्वेश्चन पिछले क्लास में कराया और जो रेस्ट 50 क्वेश्चन है इस क्लास में कराने वाली हूँ। अगर आप यूपी की पीजीटी देना चाहते हो, किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट देना चाहते हो तो आपको ये काफ़ी हेल्प करने वाला है। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे चैनल पे आपको अभी हिस्ट्री की भी क्लासेस स्टार्ट कर दी है मैंने। जो भी एसएसटी के स्टूडेंट है किसी भी स्टेट के, अगर आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो टीचिंग एग्ज़ाम की, तो आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की फ़िलहाल क्लास मिलेगी। जैसे जैसे स्टूडेंट मेरे से कनेक्ट होते जाएंगे तो देखूंगी मैं दूसरे सब्जेक्ट को भी लेके चलूँगी, जैसे ज्योग्राफी, मतलब एसएसटी का और भी सब्जेक्ट है उसे भी लेके चलूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि एनसीईआरटी का भी सीरीज स्टार्ट करूँ क्योंकि काफ़ी सारे टीचिंग एग्ज़ाम में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं। तो एनसीईआरटी की भी सीरीज़ मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी स्टार्ट करते हैं। पहले आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूएन चार्टर में शांति की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं दी गई है। तो यूएन चार्टर में शांति की सुरक्षा के लिए कौन सी विशेषताएं दी गई है। ऑप्शन है, विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे के अध्याय 6 में शांति बहाली की प्रक्रिया दी गई है। अध्याय 8 में शांति बहाली गतिविधियों से संबंधित है। अध्याय 7 विवादों के बलपूर्वक निपटारे के लिए शांति प्रवर्तन दिया गया है। अध्याय 9 राज्यों में आर्थिक सहयोग से संबंधित है। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही पूछ रहा है ना सॉरी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए एंड सी। और मैंने ये यूएन चार्टर की जो भी वो है अध्ययनवार है या आर्टिकल है वो मैंने आपको शॉर्ट्स के थ्रू काफ़ी पहले ही मैंने शॉर्ट्स में डाला था। तो जैसे जैसे जो फैक्ट वाले क्वेश्चन चीज़ें होती है वो मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू दे देती हूँ ताकि वो आप मल्टीपल टाइम उसे देखो और आपका वो चीज़ याद हो जाए। और बोलोगे तो आज भी मैं डाल दूंगी। देखो, वैश्विक प्रणाली विश्व, देखो यूएन से क्या क्या क्वेश्चन आता है, या तो उसके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उससे संबंधित की, फिर उसके जो एजेंसियां हैं कब स्थापित हुई वे होता है। अगर हायर का एग्जाम दे रहे हो तो आर्टिकल से भी, जो यूएन के आर्टिकल है कितने अध्याय, उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। और उनकी शक्तियां जो है महासभा, सुरक्षा परिषद उनसे भी क्वेश्चन बनता है। अगला है, हाँ, और यूएन के एमसीक्यू मेरे चैनल पे आपको ऑलरेडी मैंने करा रखा है, देख सकते हो आप। वैश्विक प्रणाली सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में क्या सही है। यह मार्क्स के धन संचयन के विचार से प्रभावित है। वैश्विक प्रणाली सिद्धांत, ठीक है, धन संचयन के आधार पर विश्व केंद्र, परिधि और अर्ध परिधि में बांटा गया है। इसमें खिलाड़ी, रणनीति, नियम, परिणाम जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। यह राज्यों के मध्य संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग की स्थिति का विश्लेषण करता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर, आपका हो जाएगा ए और बी। तो ए और बी में क्या दिया गया है देख लेते हैं हम। ए में दिया गया है, यह मार्क्स के धन संचयन के विचार से प्रभावित है और जो धन संचयन के आधार पर विश्व को 3 भागों में बांटा गया, क्या है, परिधि, केंद्र, परिधि और अर्ध परिधि। ये तो खेल सिद्धांत से हो गया। और ये है राज्यों के संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, सहयोग, तो ये नहीं। तो ए और बी इज द राइट आंसर। 53, अंतरराष्ट्रीय नीतियों में शासन काल सिद्धांत, रिजिम थ्योरी के संबंध में निम्न में कौन सही है। रिजिम थ्योरी, तो देखो, यह अराजक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में नियम शामिल व्यवहार की विद्यमानता के लिए प्रयास है। वे सामूहिक सुरक्षा की प्रतिस्थापित करने के लिए है। प्रमुख शक्ति इस प्रणाली के माध्यम से द्वंद्वों का समाधान करती है। उन्हें सिद्धांतों, मानकों, नियमों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं द्वारा परिभाषित किया गया है। तो ए और डी दोनों सही होगा, ए और डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो, अंतरराष्ट्रीय राजनीति शासन सिद्धांत, रिजिम थ्योरी के बारे में यह कथन सही है। यह अराजक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में नियम शामिल व्यवहार की विद्यमानता के लिए प्रयास है। उसे सिद्धांतों, मानकों, नियमों और निर्णय लेने की प्रक्रिया द्वारा परिभाषित किया गया है।
अगला है भारत की विदेश नीति के नियम में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है। ऑप्शन ए है भारत वर्ष 2015 में बांग्लादेश सीमा समझौता विवाद पर हस्ताक्षर किए। दूसरा है भारत ने 2017 में श्रीलंका में हवन टोटा बंदरगाह के निर्माण पर सहमति व्यक्त की। सी है भारत वर्ष 2011 में अफगानिस्तान के साथ रणनीतिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। मालदीव के अब्दुल यमीन के शासनकाल में भारत के साथ मैत्री संबंध थे। तो इसमें से क्या क्या सही है वो बताना है हमें। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और सी सही है। तो ए और सी में क्या था, ए तो था 2015 में बांग्लादेश के साथ वो हुआ था, बांग्लादेश सीमा समझौता पे हस्ताक्षर हुआ था। सी में है 2011 में अफगानिस्तान के साथ रणनीतिक भागीदारी समझौता SPA पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है वित्त आयोग के संदर्भ में, देखो वित्त आयोग के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है। वित्त आयोग के संदर्भ में पहला है वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के धारा 280 में उल्लेखित है। वित्त आयोग अध्यक्ष 2 सदस्य का बना होना चाहिए। वित्त आयोग अपनी सिफारिश संसद में प्रस्तुत करता है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की योग्यता को निश्चित करने के लिए संसद प्राधिकृत है। तो इसका बी और सी क्या पूछ रहा था, सही पूछ रहा था ना, क्या सही नहीं है पूछ रहा था, सॉरी। तो देखो 280 में तो पता है कि ये है वित्त आयोग है, और ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी भी सीरीज अभी करेंटली मेरे चैनल पे चल रहा है, जो मैं यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से कराती हूँ। तो आप उस सीरीज को भी फॉलो कर सकते हो। उसमें आपका कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी फैक्ट, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो उस तरीके से वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है। तो उसको मैं हर दिन, मतलब हर दिन तो सॉरी मैं नहीं क्लास ले पाती हूँ उसका, क्योंकि बहुत सारे यूनिट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जिसके कारण मैं हर दिन तो नहीं ले पाती हूँ। बट हफ्ते में 2 से 3 वीडियो तो उसकी ज़रूर ही जाती है। उसमें मैं जैसे वन लाइनर फॉर्म में है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं उस तरीके से उसमें दिया गया है। और उसमें जैसे अभी देख रहे हो कि लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, ये सब को पूछा जाता है, तो उसको मैं शॉर्ट्स के थ्रू डाल देती हूँ ताकि आप उसको कई बार देख लो। तो इसका क्या नहीं पूछ रहा था ना, तो बी और सी। बी क्या है, वित्त आयोग के अध्यक्ष 2 सदस्य का बना होना चाहिए, नहीं है ना। देखो ये कौन सा कथन सही नहीं है, तो बी एंड सी ऑप्शन। अगला है भारतीय विदेश नीति में इंदिरा सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन है इसका उद्देश्य भारत की वैश्विक शक्ति बनाना है, यह पड़ोसी देशों के साथ सहयोग विकसित करने की नीति है, इसमें भारत की सुरक्षा दक्षिण एशिया के समकक्ष प्रदर्शित की गई है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में किसी भी हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा में खतरा समझा जाएगा। तो इसमें क्या है, क्या कौन सा क्वेश्चन 56 है ना, तो इसका हो जाएगा ये सी और डी, सी और डी होगा। तो देखो देखते हैं क्या है सी और डी, एक मिनट, सी और डी, सी और डी देखो इसमें भारत की सुरक्षा दक्षिण एशिया के समकक्ष प्रदर्शित की जाएगी, दक्षिण एशियाई क्षेत्र किसी हस्तक्षेप को भारत सुरक्षा खतरे में समझा जाएगा। ये पड़ोसी देश वाला जो सहयोग है वो तो है आपका, कौन से वो है, कौन से थे प्रधान, गुजराल डॉक्ट्रिन, गुजराल डॉक्ट्रिन में ऐसा है। अगला है, अब इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा कर दे, देखो विदेश नीति की दृष्टि से श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला उनका कार्यकाल 66 से 67 तक था, दूसरा कार्यकाल उनका 1980 से लेकर 84 तक था। भारतीय विदेश नीति में इंदिरा गांधी सिद्धांत निम्नलिखित से संबंधित है, इसमें भारत की सुरक्षा दक्षिण एशिया के समकक्ष प्रदर्शित की गई तथा दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में किसी भी हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा में खतरा समझा जाता था। भारत की विदेश नीति की रूपरेखा को स्पष्ट करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सितंबर 1946 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा, गुटों को खींचतान से दूर रहेगा, संसार के समस्त पराधीन देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान, जैसे गुटनिरपेक्ष इसलिए स्टार्ट किया गया था, तभी 2 भागों में विश्व बट गया था ना, जो शीत युद्ध के बाद पूंजीवादी और साम्यवादी देश। तो उस समय जितने भी साउथ अफ्रीका के नवोदित राष्ट्र, एशिया के नवोदित राष्ट्र, वो सारे गुट निरपेक्ष बनाए कि हम किसी भी गुट में न जाके खुद की अपनी नीति बनाएंगे, किसी में शामिल नहीं होंगे, जाति भेदभाव की नीति का दृढ़। ठीक है, ये तो चलो।
अगला, निम्नलिखित में लोकसभा के एकमेव अधिकार है, लोकसभा का, ठीक है, राज्यसभा का नहीं, लोकसभा का। तो देखो, धन विधेयक का प्रस्तुतिकरण, और यह है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास पारित करना। तो ए और सी इज द राइट आंसर। देखो, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग में दोनों, लोकसभा में भी पारित होना आवश्यक है और राज्यसभा में भी पारित होना आवश्यक है, क्योंकि देखो राष्ट्रपति का चुनाव में दोनों भाग लेते हैं, तो दोनों का उसमें होना जरूरी होता है। आपातकाल की पुष्टि में भी जरूरी होता है, ठीक है, तो ये दोनों में धन विधेयक उसमें नहीं होता है। तो और ये सब सारा मैंने यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से अगर आप के रहे मतलब फॉलो कर रहे होगे तो आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। भारत में सर्वोच्च न्यायालय 24 अगस्त 2017 के एस पुत्तुस्वामी रिटायर्ड बनाम भारतीय संघ मुकदमे के निर्णय दिया गया था। तो ये 2017 का है। तो इसमें क्या दिया गया था, इसमें दिया गया था ये क्या है, देखो, निजता के अधिकार को संविधान के, हाँ ये भी देखो, अभी तो इसमें ये दिया गया, और ऐसे एक क्वेश्चन ही आया था नेट की बात बोले कि निजता का अधिकार हमारे किस आर्टिकल में, तो ये 21 के क में है, 21 के क में बहुत सारे वो दिए गए हैं मतलब अधिकार, जीवन, वो मैं आपको आज ही शॉर्ट्स के थ्रू डाल दूंगी, बहुत सारे, जैसे बहुत सारे अधिकार, मैं जीवन व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार के तात्विक भाग के रूप में संविधान के भाग 3 द्वारा दी गई है, आज़ादी के गारंटी के माध्यम से सुरक्षा प्राप्त है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन चुनावी राजनीति में वाद विवाद के विषय है, इलेक्ट्रिक मतदान कौन सा है इसमें, फिर एक राष्ट्र एक चुनाव, एक सदस्यीय निर्वाचन, स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों के मानक को प्रारंभ करना। तो इसका जो आंसर है, सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, ए बी और डी। तो ए बी और डी है, तो सी हमें हटाना है। सी में क्या है, सी है आपका स्थान एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग, ये वाला हटाना, बाकी ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में श्रमिक आंदोलन किनसे दुष्प्रभावित होता है, कम सदस्यता, कमजोर वित्त, अनेक संघों का होना, विभेदीय संगठनात्मक संरचना की उपस्थिति जैसे श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के लिए। तो इसका सी है, ए बी और सी। अगला है, मैकग्रेगर ने अपने प्रतिपुष्टि मूल पाठ द ह्यूमन साइड ऑफ द इंटरप्राइजेस में अपने प्रसिद्ध सैद्धांतिक मान्यताएं प्रदान की है, ठीक है, मैकग्रेगर। तो इसका होगा, देखो ए बी और सी, तो ए में क्या है, इधर है ये, देखो क्या है, आम मानव जिसकी अपेक्षा कम महत्व आकांक्षाएं निर्देशित होना पसंद करता है, उत्तरदायित्व से दूर रहना चाहता है, सुरक्षा मुख्य चिंता रहती है। अगला है, आम मानव समुचित स्थिति में दायित्व न लेकर केवल इस स्वीकार करता है बल्कि उसको प्राप्त करना भी सीखता है। और सी है, आम मानव कार्य करने के प्रति न केवल स्वाभाविक विरोध करता है, वह उस कार्य से दूर रहने की का भी समर्थन और दूर रहने भी रहना चाहेगा। उत्कृष्ट प्रबंधन एक सही विज्ञान है, ये नहीं होगा, बस वो ए बी सी। अगला है, निष्पादन बजट यह दर्शाता है कि कोई सरकारी इकाई अपने लक्ष्यों उद्देश्यों को किस सुगमता से प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन निष्पादन बजट के केंद्र बिंदु हैं। तो इसका केंद्र बिंदु कौन सा है, तो सारा है। तो एक बार हम सबको देखते हैं। देखो, इसमें निष्पादन स्तरों की स्थापना तथा सूचना संग्रहण की आवश्यकता होती है। जो कार्य किया जाता है उसकी मात्रा का मापन होता है, उस कार्य की गुणवत्ता अथवा उसके परिणाम का मापन होता है। इसका इस बात पर प्रभाव पड़ता है कि किसी विभाग को भविष्य में कितना पैसा प्राप्त होगा। तो सारा कुछ सही है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन मैरी पी फॉलेट के उन्नत विचार हैं। ठीक है, तो बी और डी, रचनात्मक द्वंद्व और है एकीकरण, इंटीग्रेशन। देखो,
एक संगठन में रचनात्मक तरीके से संघर्ष को दूर करने के लिए मैरी पी फॉलेट ने निम्नलिखित 3 तरीके सुलझाए थे। क्या था? रचनात्मक द्वंद्व, समझौता और क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन या एकीकरण। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, डोमिनेशंस, कंप्रोमिस और ये है इंटीग्रेशन। ठीक है, याद रखना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन नव दक्षिणपंथी सिद्धांत न्यू राइट आइडियोलॉजी को मानने वाली विचारधारा स्कूल है? न्यू आइडियोलॉजी को मानने वाली जो विचारधारा है, इसका हो जाएगा आपका शिकागो और, एक मिनट, शिकागो और ऑस्ट्रेलियन स्कूल, शिकागो और ऑस्ट्रेलियन स्कूल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मजदूरी वृद्धि अवसरण विकास के कार्यक्रम थे? क्या है? मजदूरी वृद्धि और अवसरण विकास के कार्यक्रम थे। तो थे, देखो, क्रेसिकम रूरल एम्प्लॉयमेंट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, कृषि विज्ञान पद्धति में परिवर्तन। तो ए बी सी तीनों है, टी को एलिमिनेट करना था। तो देखो, क्रैश स्कीम ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट, सघन ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, कृषि विज्ञान पद्धति में परिवर्तन, ये नहीं है। क्या है? मजदूरी वृद्धि और अवसरण विकास कार्यक्रम थे। तो देखो, जहां ये क्वेश्चन ही देख के लग रहा है इसका तो कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते थे। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसको मैच करना। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो इसका है आंसर आपका बी। तो ए में 3 है, कैथरीन मैकिनीन का है टुवार्ड्स अ फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। फिर है सुजैन मोलर की है, सुजान मोलर का कौन सा है? जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली। ये तो काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ, जस्टिस, जेंडर एंड द फैमिली, ये है सुजैन मोलर। और किनका? ये सारी वो है, क्या नाम है ये दोनों, क्या बोलते हैं, नारीवादी। एस फॉयरस्टोन का है आपका द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स। ये वेल हुक का है फेमिनिज्म इन फॉर एवरीबॉडी। ठीक है, तो आप अगर ये बुक नहीं आता तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं मैच करती हूँ, ताकि आप कई बार इसको देखो। जैसे जो चीज़ नहीं आता ना, उसको कई बार मुझे देखना पड़ता है। ठीक है, कई बार आप देखोगे, आपकी आंखों से आप उसको बोलोगे, तो वो चीज़ें फिर अनकॉन्शियस माइंड में रहता है। तो जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप सही कर लोगे। तो याद रखो, ले सकते हो स्क्रीनशॉट। ये भी आपको क्या करना है? मैच करवाना। ठीक है, अब इसमें क्या है, ब्यूरोक्रेटियन टेरर, कल्चरल रेवोल्यूशन तो कई बार आप पढ़े हो, माओ जेडोंग का है, तो ये हम कर लेते हैं। ठीक है, फिर है एलिगोरी ऑफ केव, प्लेटो का है। ठीक है, फिर है, अब बचा 2। तो पहले बी में हम थर्ड लगाए हैं, बी में थर्ड, और हम डी में सेकंड लगाए हैं। तो उससे आंसर हमारा ए तो आ गया। बाकी हमें ये भी पता है क्या है, ब्यूरोक्रेटिक टेरर है आपका हन्ना अरेंट का, और अपोर्थिड है आपका फ्रेंच फैनन का। ठीक है, तो आप लगा सकते हो, या आपको आता था, जो आता है उसको रहने देना, जो नहीं आता उसको आप नोट डाउन कर लो। फतवाए जहांदारी, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, इंडिया इंडिपेंडेंस, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो एक का 3 है, फतवाए जहांदारी सबको पता है। तो अगर आपको एक भी पता रहता तो आप आंसर लगा लेते। फिर है बी का थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक, बी आर अम्बेडकर का है। फिर है इंडिया इंडिपेंडेंस, ये है चार्ल्स बेटलेमहाइम का है। फिर है द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ये बुक है आपका एम.एन. रॉय का, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमें मैच करना है, लॉर्ड ब्राइस, ग्राहम बेलास, ग्रेवियल आलमंड, चार्ल्स ई मेरियम। तो लॉर्ड देखो, इसमें इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखो आपको कौन आता है उसे लग। देखो, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डेवलपमेंट अप्रोच, आई थिंक आपको आता है, ग्रेवियल आलमंड का है। फिर न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ये भी मैंने कई बार बताया है, चार्ल्स मेरियम का है। ठीक है, ये तो सभी मॉडर्न डेमोक्रेसी आपका इनका है, ब्राइस का, ग्राहम बेलास का ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। कोई नहीं, आपको जो आता है उससे स्टार्ट करना
और जो नहीं आता है उसे आप नोट डाउन कर लो, या 2 से 3 बार ये वीडियो देखना। जो फिर भी नहीं याद होता है तो फिर उसे आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि आप कितना नोट करोगे। हाँ, ये वाला जो चैप्टर है, जितने भी सारे ये मैं आईआर में स्टार्ट करूँगी। आईआर मैंने स्टार्ट कर दिया, अप्रोचेस तो सारा कंप्लीट करा दिया है। अब जितने भी ये सब हो चुके हैं तो वो भी मैं कराऊंगी, क्योंकि ये यूपी पीजीटी के सिलेबस में भी या नेट के भी सिलेबस में, तो सारे सिलेबस में मतलब जहाँ भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ना है, इवन ये तो आपको जीके की पार्ट में भी आ जाता है। देखो, साल्ट 1 साल्ट 2 स्टार्ट आईएनएफ ट्रीटी। देखो, साल्ट 1 साल्ट 2 तो ये दोनों एक दूसरे के बाद ही हुआ था। तो पहले आपका साल्ट 1 79 में, नहीं 72 होगा ना, एक का होगा। अच्छा, इसमें मैच ही नहीं सही से किया, तो कोई बात नहीं, आप देख लो। साल्ट है 72 में है, उसके बाद 79 में हुआ साल्ट 2 हुआ था। स्टार्ट हुआ था 19 में, इसमें शायद यहाँ ऑप्शन ही साल्ट नहीं, शायद 91 या 2 में था। ठीक है, आईएनएफ ट्रीटी है 87 में, तो ठीक है, इस हिसाब से हो जाता। लिख लो आप, 91 में था शायद वो। ठीक है, अगला देखो, ये बेसिक एक्सचेंज एंड द कॉपरेशन बेका। फिर है इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील, ये 2005 में था ना। हाई टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन टैक्स, इसका देख लेते हैं एक बार। ठीक है, फिर मैं मैच कर देती हूँ। ए का 3 और बी का 4, ए का 3 हाँ और बी का 4। ठीक है, देखो, बेसिक एक्सचेंज एंड द कॉपरेशन एग्रीमेंट 2020 में हुआ था। इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील 2005 में हुआ था, इसको बेका भी बोलते हैं। और फिर है आपका सी में दूसरा और डी में फर्स्ट। सी में दूसरा, सेकंड, और डी में फर्स्ट। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, बेसिक एक्सचेंज एंड द कॉपरेशन है 2020 में। फिर इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील है आपका 2005 में है। हाई टेक्नोलॉजी कॉपरेशन ग्रुप है आपका 2002 में। और नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रेटजी पार्टनरशिप है आपका 2004 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हाँ इसको भी हमें मिलाना है। देखो, ये तो आसान। मंत्रिमंडलीय सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, संघात्मक सरकार, एकात्मक सरकार। शक्तियों का वियोजन, सामूहिक उत्तरदायी, शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का विभाजन। देखो, सबसे पहले तो मंत्रिमंडलीय शासन बोलो या संसदात्मक शासन बोलो, एक ही होता है, तो उसमें सामूहिक उत्तरदायी होता है। ए का सेकंड तो हमारे एक में ही आएगा, बी से ही आंसर आ जाएगा, कोई बात नहीं, बाकी सब हम करते। देखो, अब है एकात्मक। एकात्मक में क्या होगा, शक्तियों का विभाजन नहीं होगा ना, शक्तियों का एक केंद्रीकरण होगा, तो डी में 3 होगा। ठीक है, डी में 3 होगा। संघात्मक में क्या होता है, शक्तियों का विभाजन होता है ना, शक्तियों का विभाजन, तो सी में 4 होगा। और फिर क्या बचा, अध्यक्षात्मक शक्तियों का वियोजन होता है केंद्र और राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 73। तो यहाँ रविंद्र रे, आशीष कुमार रॉय, कैरोल स्पेरी, संजय कुमार। अब इनकी बुक्स है, अब उसको मैच करना है। ठीक है, एक मिनट। देखो, तो रविंद्र रे की बुक है आपकी, यही है, द नक्सलाइट एंड देयर आइडियोलॉजी, रविंद्र रे की हो गई। फिर है, सारा कुछ इसमें मैच ही किया हुआ है। आशीष कुमार की है द स्प्रिंग थंडर्स एंड द आफ्टर। फिर कैरोल स्पेरी का है जेंडर डेवलपमेंट एंड द स्टेट इन इंडिया। संजय कुमार का है इंडियन यूथ एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं 1 मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, ये मैच ही किया हुआ है, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं है। ये लो, सारा कुछ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में भी हमें मिलाना है, डिसीजन मेकिंग, इकोलॉजी अप्रोच, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो अब है मुन्नो युग में क्या हुआ था, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सी में 4। इधर नीचे चलते हैं। डिसीजन मेकिंग है,
हर्बर्ट सिमोन, इकोलॉजिकल अप्रोच रिक्स का है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुन्नो बुक है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एडवर्ड विडनर का है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट में भी ले सकते हो। अगला है कब कब हुआ था। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, ये तो 1934 में हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ कॉरपोरेशन करप्शंस। तो इसका आंसर है आपका ए का 3, ए का 3 है और बी का 4 है। बी का तो हम 4 कर चुके हैं। फिर है सी का है, सी का है आपका सेकंड और डी का है आपका फर्स्ट। देखो, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1988 में है। फिर है रिजर्व बैंक 34, ये तो बहुत जाना पहचाना, बहुत ज़्यादा वो नहीं, अंदर से नहीं पूछा गया। फिर है इंश्योरेंस रेगुलेटिंग डेवलपमेंट, ये आपका 1999 में है। और ये फिर फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट 2003 में है। तो ठीक है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट के थ्रू ले सकते हो। ये सब जो है आपको कहीं भी पूछा जा सकता है। करप्शन वाला भी आप देखते हो कई बार एग्जाम पूछा जाता है, 88 में है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो ये सब क्वेश्चन के लिए आपको ना शॉर्ट नोट्स बना, क्योंकि डेट वेट वाला ना सबको सब भूल जाते हैं, हमेशा याद नहीं रखता। तो ये लास्ट टाइम के लिए, सब लास्ट टाइम जो रिवीजन होता है ना, इन्हीं सब का होता है। जो कॉन्सेप्ट बेस है वो तो हमारे कॉन्सेप्ट में फिक्स है, तो वो हमें बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होती। एक बार हमारे कॉन्सेप्ट में आ गया है कि जैसे नारीवादी का क्या विचारधारा है, यथार्थवाद क्या विचारधारा, मतलब वो सब टाइप। लेकिन जो डेट वाइज वाले रहते हैं ना, उसको तो आपको लास्ट टाइम में उसका रिविजन में रखो। इसमें सारा कुछ सही है। विभिन्न चरणों में नारीवादी आंदोलन की विचारधारा, केंद्रीय विचार को कार्यक्रमानुसार सजाइए। तो ये ABCD में देखो, महिलाओं में मताधिकार सबसे पहले, फिर सामाजिक और आर्थिक समानता, फिर सांस्कृतिक, फिर पर्यावरणीय नारीवाद। तो ये आप देख के कर सकते थे, नारीवादी भी मैंने करा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियन, द ह्यूमन कंडीशन ऑन रिवोल्यूशन ऑन वायलेंस। ठीक है, तो ये कब, अब इससे कैसे करोगे, तो इसमें आपको राइट थिंकर के पता होंगे कि थिंकर कौन कौन से हैं, तो आप कर सकते हो। तो ये ए का है आपका, वो सबसे पहले हो जाएगा। अच्छा, इसमें दिए, ये है आपका किन का, अच्छा इसमें दिया हुआ ना, तो इससे पता, द ओरिजिनल टोटलिटेरियन कौन, हन्ना अरेंट का है, हन्ना अरेंट पहले हो जाएंगे। फिर हो जाएंगे ह्यूमन कंडीशन 1950, ह्यूमन कंडीशन किन का है, इसमें नहीं दिया हुआ ना, ग्राहम बेलास का है ना ह्यूमन कंडीशन। ऑन रिवोल्यूशन तो उनका है, माओ का है ना, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, उसी तरीके से आप कर सकते हो। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। सारे बुक्स का नाम देख लो और उनका थिंकर के साथ आप लिख लो। अगला बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित निम्नलिखित पुस्तकों को उनके आरोह क्रम में देखो, अम्बेडकर, मार्क्स, फिर है गांधी, और किनका बोलूँ मैं, मतलब इनके ना कालक्रमानुसार, मतलब हर अल्टरनेट ईयर में, जैसे UGC नेट की बात कर रही हूँ, हर अल्टरनेट ईयर में पूछता है, कभी मार्क्स का, कभी गांधी का, कभी अम्बेडकर का। तो आपको इन सब की बुक्स का तो पता रखना ही है, साथ में किस कब कब लिखे हैं ये भी। द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़, तो ये जो उनका था ना, ये PhD की थीसिस थी, तो ये सबसे पहले होगा 1930 में। फिर है राइट्स एंड द कॉल फॉर हिंदुज़्म वुमेन 1951, द बुद्धास धम्म 57, गांधी एंड गांधी 70। ठीक है, अगला है, ये क्वेश्चन एलिमेंट था, तो इसको आप ये देख लो। ये बेंटलेट की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908 ने, डहल की है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, डेविडस्टन की है अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, JC चार्ल्सवर्थ की है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। ठीक है, अगला है निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संधियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर, वेस्टफेलिया की संधि, वर्साई की संधि, यू स्ट्रेच की संधि। ठीक है, तो 80 का हो जाएगा आपका देखो, वेस्टफेलिया की संधि क्या हुआ था 1648 में, यूट्रेज की संधि 1713 में, वर्साई की संधि 28 जून 1919 को, संयुक्त राष्ट्र चार्टर 26 जून 1945। अगला है भारत सरकार द्वारा हस्तक्षेप किए गए निम्नलिखित समझौतों को उनके प्रकटन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भू सीमा समझौता, मास्को
टेस्ट वेंट ट्रीटी, भारत रूस मैत्री, ताशकंद समझौता। तो सब कब कब हुआ था ये भी देख लो। देखो बांग्लादेश के साथ अभी ऊपर ही देखे थे हम लोग, सीमा विवाद हुआ था 2015 में। फिर हुआ था ताशकंद, तो सबको पता सबसे पहले 66 में हुआ था, और ये पहले ही हुआ था 63 में। मास्को टेस्ट वेंट ट्रीटी 63 में हुआ था, और भारत रूस मैत्री संधि हुआ था 71 में। तो इस हिसाब से कर लो, तो सबसे पहले हो जाएगा मास्टर बैंड ट्रीटी, यानी ये सी सबसे पहले होगा, फिर बी होगा ताशकंद 66 में, 63 66, और ये डी है 2000 ये 71, और ये 2015। नेक्स्ट है, ये कौन सा क्वेश्चन हमारा छूटा है, इधर है कोई, हाँ ये देखो, ये भी देखो, कम्युनल अवार्ड, साइमन कमीशन, प्रथम गोल्डमैन सम्मेलन, गांधी इरविन सम्मेलन। तो साइमन कब हुआ था, ये हुआ था 1928 में, प्रथम गोल्डमैन 1930 में, गांधी इरविन 1932 में था ना, 32 के 31। तो इस हिसाब से हम लगा देंगे, हम देख लेते सारे को। देखो साइमन 28 में थे, फिर प्रथम गोल्डमैन 30 में, गांधी इरविन 31 में, और कम्युनल अवार्ड 32 में हुआ था। तो इस हिसाब से आप क्रम में लगा लो। फिर है इनको अवरोह क्रम में, इनटेक, अहमदाबाद वस्त्र श्रमिक संघ, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, भारत मजदूर संघ, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। तो इसका देखो, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन 1980 में एम.एन. लोखंडे ने किया था। इसे प्राय भारत में गठित प्रथम मजदूर संगठन कहते हैं। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर मिल एसोसिएशन की स्थापना 1918 में हुई थी, महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। जैसे ठीक है। फिर है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन INTUC की स्थापना 3 मई 1947 में हुई थी। फिर है भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 23 जून 1955 में हुई थी। तो आप इसको देख लो, ठीक है। रेसेंस डिकर्ट ने संगठन के स्तर तथा नियंत्रण के स्वरूप को आधार पर प्रबंध पद्धति की पहचान की, उन्हें दक्षता की आरोह क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हितकारी सत्तावादी, विमर्शकारी नेतृत्व, आगे है सहभागी और शोषणकारी। तो इसका हो जाएगा DAB। तो इसमें है देखो, शोषणकारी, उदार हितकारी सत्तावादी, विमर्शकारी, परामर्श नेतृत्व, भागीदारी और सहभागी। तो इस हिसाब से कर लेना। अगला है 85 क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखो ये जो हैकर ड्रॉल का है पुस्तक, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री-एग्जामिन्ड 68 में है। फिर है डाई थॉमस आर की पुस्तक अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी का प्रकाशन 1972 में था। मोहित भट्टाचार्य की पुस्तक न्यू हेराइज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन 2016 में हुआ था। जेम्स एडरसन की पुस्तक पब्लिक पॉलिसी मेकिंग 1975 में हुआ था। ठीक है। अगला है नीचे दिए गए कथनों करना है। देखो BR अम्बेडकर वर्तमान संघीय ढांचे के आलोचक थे। अंबेडकर के अनुसार स्थानीय स्वशासन के पास वास्तव में न तो विधायी शक्ति है और न ही कार्यकारी शक्ति है। तो यह दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर कथन और कारण का है। जॉन लॉक स्वतंत्रवादी व्यक्ति पर प्रदर्शित करता है। जॉन लॉक केवल हितों की वृद्धि का पक्षधर नहीं है। तो इसका दोनों सही है बट सही व्याख्या नहीं है, दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन, देखो शांति और सुरक्षा संबंधी मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्यों सहित 2/3 सदस्यों बहुमत से निर्णय लिया जाता है। UN सुरक्षा परिषद पर्याप्त रूप से विश्व के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका हो जाएगा A सत्य है किंतु सेकंड वाला गलत है। अगला है भारतीय वैश्विक परमाणु संधि का समर्थन करता है, परंतु उसकी इच्छा है कि वह वैश्विक न्यूनतम प्रतिरोधी का विकल्प भी रखे। अगला कथन है आपका, भारतीय परमाणु नीति उसकी वैश्विक और क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित है। तो दोनों सही है। नेक्स्ट है आपका, जिन परिस्थितियों में संघीय इकाइयों को एकजुट रखने के लिए केंद्र शक्ति हस्तांतरण के लिए तैयार हुआ, उनके कारण एकजुट रखने वाले संघ का दृष्टांत है। गठन युग और केंद्र में कमजोर सरकारों के होने के साथ शक्ति विभाजन की इस असीमित के कारण राज्यों द्वारा स्वायत्त की मांग की जाने लगी। तो इसमें क्या है बोथ आर सही बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
क्वेश्चन नंबर, अब ये है आपका वो क्या बोलते हैं पैराग्राफ, गद्यांश है, उसको पढ़ के आंसर करना है। तो अब मैं गद्यांश आपको दिखा सकती हूँ। ये आपका नेट में इस तरह के क्वेश्चन आते, पीजीटी ये सब में तो नहीं आते गद्यांश वाले क्वेश्चन। तो अब इसको तो मैं नहीं करा रही हूँ। गद्यांश वाले क्वेश्चन अगर आपको करना है तो आप कर लेना। तो मैं कैसे बताऊँ आपको, हाँ मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आप इसको देख सको। ठीक है, एक गद्यांश को, फिर आप उसको बड़ा करके देख लेना। देखो गद्यांश देख लो। खैर गद्यांश वाले क्वेश्चन ना मैं बाद में कराती हूँ, जब नेट का जब नियर बाई होगा ना, तो मैं जितने भी पार्ट में गद्यांश है उसका क्वेश्चन करा दूंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, और जब सब्सक्राइब भी करना और ज़रूर लाइक भी करना। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक भी ज़रूर करना, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग।